ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। और ये इंडियन पॉलिटी का जो हमने स्ट्रेटजी बनाया कि भाई कि सबसे पहले हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद हम लक्ष्मीकांत को हाथ लगाएंगे। तो उसका ये शुरुआती लेक्चर है। पहला एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें कि बताया कि भाई कैसे पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। और इसमें अब हम इसके चैप्टर 1 को, जो कि ये है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ठीक है, इस चैप्टर को डील करेंगे। और वीडियो को थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करेंगे, मतलब चैप्टर को हो सकता है कि 2 या 3 पार्ट में करें, तो इट डजेंट मैटर, ठीक है। मतलब आधे आधे घंटे 35 मिनट का वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं और चीज़ों को इन एंड आउट अच्छे से समझेंगे कि क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, ठीक है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन का जरूरत क्यों है हमें, ठीक है। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और स्ट्रैटेजी को अगर एक बार गो थ्रू कर लें तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी जो हमारा 2 किताब है, एक तो ये खुद का किताब हो गया और एक है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। ये दोनों किताब को कवर करना है, हमें इन दोनों किताबों को कवर करना है। और जब ये कवर हो जाएगा, इसको रिवाइज कर लेना है। उसके बाद हम किसी ऐसे बुक पे जाएंगे, जैसे लक्ष्मीकांत पे जाना है। लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी किताब है, उस पर रिलाई करना है। बट उसके पहले हमें एनसीईआरटी को ख़त्म करना है, ठीक है। इसमें देख लीजिए 10 चैप्टर्स हैं, ठीक। एक एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी फंडामेंटल राइट्स आ जाएगा। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन हो गया। एग्जीक्यूटिव के बारे में है। लेजिस्लेचर जुडिशरी के बारे में है, यानी कि पूरा इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है। इलेक्शन कमीशन में इंस्टीट्यूशन है। फेडरलिज्म यानी सेंटर और स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो वो पढ़ेंगे। फिर लोकल गवर्नमेंट जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो लोकल गवर्नमेंट जो 3rd टियर बन के आया, ठीक है, ऊपर में सेंटर है, फिर बीच में स्टेट है और नीचे जो है वो लोकल गवर्नमेंट है। तो इस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कि ये सब तो ठीक है भाई, बट समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, सोसाइटी का डिमांड बदलता है, सोसाइटी अपने आप में चेंज होता है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक रहेगा या कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है? कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को इवॉल्व करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन बदलते दौर को अडेप्ट करेगा और उसके हिसाब से लोगों के नीड और एस्पिरेशन को फुलफिल करेगा। और देन लास्ट चैप्टर द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये 10 चैप्टर आपका क्लियर है तो जिस तरह के सवाल यूपीएससी में आते हैं वो सवाल तो आपसे नहीं छूटने वाले हैं। आई एम श्योर कि आप लोग सिर्फ बीपीएससी नहीं, यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो किसी भी आप स्टेट पीसीएस के लिए करिए या फिर आप यूपीएससी के लिए करिए, ये चीज़ें इतनी बेसिक हैं कि इसके बिना तो आप जंप नहीं कर सकते। अगर कोई आपको ये सजेस्ट करता है कि इसके बिना आपका चीज़ें जो है वो आपके लिए आसान हो जाएंगी, तो परहैप्स 1-2 लोग के लिए हो जाए, काम कर जाए, बट मेजॉरिटी के लिए ये काम नहीं करने वाला है। आपको बेसिक चीज़ों को पढ़ना ही होगा, उनको समझना ही होगा। अगर आप इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो यू विल बी इन ट्रबल, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन वाई, क्यों हमें जरूरत है, एंड हाउ, ठीक है। तो ये पिछला अगर आप लेक्चर देख लें तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, इन चीज़ों पे हमने बात की है। तो अब डायरेक्टली यहां से शुरू करते हैं कि वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वाई डू वी नीड, कोई भी चीज़ जब हम लोग करते हैं तो उसका कोई ज़रूरत होता है। जैसे आप एक साइकिल खरीदते हैं तो आपको साइकिल का क्या ज़रूरत है? आपका शौक है साइकिल चलाना, आपको अच्छा लगता है, या फिर स्कूल जाना चाहते हैं, आप कहीं दूर में रहते हैं, आपका कोई भी अपना नीड हो सकता है, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, तो किसी भी चीज़ का एक नीड होता है, ठीक है। तो वो एक इंडिविजुअल का नीड है जो साइकिल है। लेकिन एक सोसाइटी जो होता है, सोसाइटी का अपना नीड है। सोसाइटी में भाईचारा होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, सोसाइटी में जस्टिस होना चाहिए कि भाई कहीं पे अन्याय ना हो, हर जगह न्याय रहे। अगर अन्याय होगा तो फिर सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, आपस में इतना लड़ाई झगड़ा मारपीट होगा। जैसे अगर आप सीरिया के बारे में जानते हो तो सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है। इराक के बारे में अगर जानते हो तो इराक में भी वॉर हुआ था। लीबिया देख लीजिए आप, मिडिल ईस्ट के बहुत सारे कंट्रीज को आप ले लीजिए, तो वहां पे क्या है कि लोग खुश नहीं हैं। अभी देखिए इजराइल और पैलेस्तीन का वॉर चल रहा है, ठीक है। तो ये क्यों है? क्योंकि एक सोसाइटी अपने आप में जब खुश नहीं होती है, उसकी बेसिक जो नीड्स हैं, उसका जो बेसिक डिमांड है, जैसे एक इंडिविजुअल का बेसिक नीड और बेसिक डिमांड होता है कि भाई फूड मिलना चाहिए, ठीक है, क्लॉथ मिलना चाहिए, नहीं कपड़ा मिलना चाहिए, घर मिलना चाहिए, हाउस मिलना चाहिए, ठीक है।
तो उसी तरह से एक समाज का, एक 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 पूरे सोसाइटी का अपना नीड होता है, ठीक है। सोसाइटी का नीड क्या होता है, तो बहुत सारा नीड है। जैसे आप कुछ भी सोच सकते हैं, सोसाइटी का नीड क्या है। अगर आप आंख बंद करके सोचे तो आपको रोड का जरूरत है चलने के लिए, आपको रेलवे का जरूरत है चलने के लिए, ठीक है। जो रिचर क्लास है या मिडिल क्लास है तो उनको एरोप्लेन चाहिए, ठीक है, यानी कि हवाई जहाज चाहिए। तो ये सब क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का नीड है, ठीक है। इसी तरह से सोसाइटी को और क्या नीड है कि भाई मेरी भी बात को कोई सुने, तो मेरी भी बात को कोई सुने। सोसाइटी का हर आदमी चाहता है कि उसकी भी बात सुनी जाए। तो उसके लिए क्या नीड है, उसके लिए नीड है इलेक्शन का, ठीक है। अब इलेक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट ये बेसिक नीड है कि इलेक्शन होना चाहिए। सोसाइटी के अंदर जो वॉइस है, जो आवाज़ है, वो पहुंचना चाहिए जहां तक उसको पहुंचना चाहिए, ठीक है। जहां से वो फिर नीड फुलफिल हो सके कि भाई हमारे समाज, हमारे गांव, हमारे इलाके का ये डिमांड है, वो पूरा कैसे हो। तो उसके लिए आपको एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए होगा, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्शन कराया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा नीड होता है। तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और हमें क्यों जरूरत है उसकी। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है बेसिकली, ठीक है। उस किताब में सारे रूल्स वगैरह लिख दिए गए हैं कि किस रूल पे हमारे देश को, हमारे समाज को चलना है, ठीक है। और ये जो रूल है वो डिसाइड करेगा कि हमारा समाज प्रोग्रेसिव होगा या रिग्रेसिव होगा, मतलब हमारा समाज आगे बढ़ेगा या पीछे जाएगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि ये किताब कितने अच्छे तरीके से बनाया गया। फॉर दैट मैटर एक एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका अपना कुछ सिलेबस होगा। सिलेबस का मतलब क्या है, सिलेबस का मतलब है डिमांड, ठीक है। ये डिमांड किसका है, ये डिमांड है कमीशन का। जो कमीशन एग्जाम करा रही है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे कोई भी स्टेट सर्विस कमीशन हो, उसका डिमांड है कि भाई देखो ये मेरा डिमांड है सिलेबस। अब जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस सिलेबस को पढ़ते हैं और डिमांड को समझते हैं, और उस डिमांड को समझने के बाद प्रिपरेशन करते हैं और एग्जाम में जाके बैठते हैं और क्वालिफाई करते हैं। यही प्रोसेस है। तो सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं एक तरह से कि कॉन्स्टिट्यूशन सिलेबस है। कॉन्स्टिट्यूशन पीवाईक्यू का जत्था है। कॉन्स्टिट्यूशन जो सोसाइटी का डिमांड है उसको क्लब कर दिया गया है एक जगह पे, बहुत अच्छे से सुंदर से सजा के अरेंज करके चैप्टर वाइज बना के लिख दिया गया है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स फंक्शंस, ये हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे आगे। व्हाट रोल्स डज इट परफॉर्म फॉर अ सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्या रोल परफॉर्म करता है, समाज को इससे क्या मिलता है, क्या लाभ है, क्या फायदा है। हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस। आप और हम जो डेली जीते हैं, हमारा जो डेली का लाइफ है कि सुबह उठ के स्कूल गए, सुबह उठ के कॉलेज गए या ऑफिस गए या खेत में काम करने के लिए गए या कहीं भी गए, फैक्ट्री में काम करने के लिए गए, तो इस पे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पड़ता भी है या नहीं पड़ता है, और अगर पड़ता है तो किस तरह से पड़ता है, ठीक है। तो ये सारा लब्बो लुआब जो है ना, आपको एक एक आपको इंटीग्रेट करके सोचना होगा बहुत सिंपल और फंडामेंटल तरीके से, ताकि चीज़ों को आप समझ सकें कि भाई क्यों। अदरवाइज सिर्फ रट्टाफिकेशन की कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वालिटी का बात करता है, आर्टिकल 19 है वो फ्रीडम की बात करता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन है। ये रटने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे आपको एक छोटा सा सवाल आपको दिखाते हैं यहाँ पे कि ये देखिए, है ना, ये कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना गवर्नमेंट पे लिमिटेशन पुट करती है। अब यही सवाल जो है यूपीएससी के प्रीलिम से पूछा गया था कि लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। अगर आपके पास पीवाईक्यू हो तो आप पलट के देख लें, लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। अगर किसी ने ये एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी होते सवाल को आसानी से हल कर जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज फिर रटाफिकेशन तो है ही, रटाफिकेशन करते रहिए। तो ये बात है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस दो वर्ड है, दोनों को ध्यान देना है। कोऑर्डिनेट कराता है, कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है और अश्योरेंस देता है। भाई तो कोऑर्डिनेशन किस में और अश्योरेंस किसको, है ना, क्वेश्चन मार्क लगाना है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेशन तो क्यों, कोऑर्डिनेशन किसके बीच में कोऑर्डिनेशन, और अश्योरेंस तो किसको अश्योरेंस दे रहा है, क्यों अश्योरेंस दे रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे डिटेल में बताया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया कि इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ रीजनेबली लार्ज ग्रुप। आप एक बहुत बड़े ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है, जिसमें हजारों मेंबर हैं, लाखों मेंबर है, सैकड़ों मेंबर है, करोड़ों मेंबर है। करोड़ों मेंबर हो गया तो इंडिया हो गया, ठीक है। थोड़ा और कम जाइएगा तो स्टेट हो जाएगा, और कम जाइएगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और कम जाइएगा तो आपका गांव हो जाएगा, ठीक है।
और एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। और ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है, इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये नहीं कि ऊपर ऊपर मतलब आपको बस ऐसे ही बता दिया जाए और हो गया कि हाँ भाई एनसीईआरटी कंप्लीट है, नहीं, एक एक वर्ड एक एक लाइन जो इसमें इंपॉर्टेंट है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के वाई, हाउ, क्यों, वेयर, हु, सब कुछ समझना है, ताकि जब आप दोबारा पढ़ें ना तो आपको परेशानी नहीं हो। वीडियो एक या मैक्सिमम 2 बार देख के आपका काम खत्म हो जाए, उसके बाद आप अपना पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आंसर राइटिंग कीजिए और एग्जाम क्वालिफाई कीजिए, ठीक है। अदरवाइज फिर वो क्या है कि 1 घंटे में तो पूरा किताब भी खत्म किया जा सकता है, या 3-4 घंटे का एक वीडियो बना दिया जाए, मैराथन वीडियो, और पूरा बुक खत्म हो जाएगा, बट वो फिर काम नहीं करेगा, वो बस सूडो कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया है, ठीक। तो ये चीज़ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस किसके बीच में, तो ये समझाने के लिए यहाँ पूरा बताया गया कि आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़े समूह के मेंबर हैं, ठीक है। वो समूह क्या हो सकता है, आपका देश हो सकता है, आपका नेशन है ना, आपका स्टेट हो सकता है जिस राज्य में आप रहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपका विलेज हो सकता है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा समूह है, तो जब समूह बहुत बड़ा है तो उसमें डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होगा। जब ग्रुप बड़ा है तो डाइवर्स होगा। डाइवर्सिटी किस किस टर्म में हो सकता है, तो सबसे पहले अगर आप सोच पाए तो कुछ नहीं तो इधर उधर देखिएगा तो आपको एज में डाइवर्सिटी दिखेगा, बच्चा, जवान, बूढ़ा। फिर आपको डाइवर्सिटी दिखेगा जेंडर में, ठीक है, कि आपको आधी आबादी फीमेल दिखेगी और आधी आबादी जो है आपको मेल दिखेगा। और क्या दिख सकता है, तो रिलीजन में आपको दिख सकता है, ठीक है, हिंदू होगा, सिख होगा, मुस्लिम होगा, जैन होगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या डाइवर्सिटी दिखेगा, कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, कि कौन किस कास्ट का है, कोई अपर कास्ट का होगा, कोई बैकवर्ड कास्ट का होगा, कोई शेड्यूल कास्ट का होगा, कोई शेड्यूल ट्राइब का होगा। और कैसे आपको डाइवर्सिटी दिख सकता है, आपको डाइवर्सिटी दिखेगा क्लास में, ठीक है, कोई रिच क्लास से होगा, कोई पुअर क्लास से होगा, ठीक है। रिच क्लास में कोई अल्ट्रा रिच होगा जिसके पास अरबों की संपत्ति है, कोई उससे नीचे का होगा, कोई मिडिल क्लास होगा, ठीक है, मिडिल क्लास होगा, कोई अपर मिडिल क्लास, कोई मिडिल क्लास होगा, कोई लोअर मिडिल क्लास होगा, ठीक है। तो क्लास के बेसिस पे इतना डिफरेंशिएशन है, तो इतना डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। गांव के लेवल पे आप देखेंगे तो किसी के पास फॉर्च्यूनर है और किसी के पास साइकिल है, ये डाइवर्सिटी है। कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, जैसे यहाँ पे ये बच्चा है, देख के लग रहा है कि स्कूल जाने वाला होगा, और उसी समय कोई बच्चा जो है हसुआ और खुरपी लेके खेत में काम करने जा रहा होगा, फैक्ट्री में कमाने के लिए जा रहा होगा। कोई व्यक्ति जो है वो दिन भर अपने घर में बैठ के ठाठ से वर्ल्ड कप का मैच एंजॉय कर रहे होंगे, और कोई आदमी जो होगा वो खेत में काम कर रहा होगा, वो फसल काट रहा होगा, खलिहान में ला के रख रहा होगा। तो इतना डाइवर्सिटी आपको मिलेगा, ठीक है। अब क्या है, देखिए वही यहाँ पे बताया गया कि रिलीजन के नाम पे, प्रोफेशन के नाम पे, डिफरेंट एबिलिटीज के नाम पे, हॉबीज के नाम पे, अब जितना टेस्ट अलग अलग है कि कोई वेज खाना खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, ठीक है, तो इसको लेके भी डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगा, ठीक। तो अब क्या होता है ना, रिच, पुअर, ओल्ड, यंग, इतना तरह का डाइवर्सिटी आपको मिलेगा। अब आप एक बात बताइए कि कोई इतना बड़ा घर, आप मान लीजिए कि वो घर है, आपका गांव नहीं है, घर है, और इस घर में इतना डाइवर्स लोग हैं, तो जब शाम में लोग आएंगे तो आपस में झगड़ा करेंगे ना भाई, कि यार हम दिन भर काम करते हैं और ये दिन भर बैठ के टीवी देखते रहता है, वर्ल्ड कप का मैच एंजॉय करता है, हमको भी मन कर रहा है एंजॉय करने का, तो ये डिस्प्यूट हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा घर है तो कोई बोलेगा ना कि जो पैसा आया है उससे काम करते हैं, हम लोग एक 4 चक्का गाड़ी खरीद लेते हैं, ठीक है। दूसरा आदमी बोलेगा कि 4 चक्का गाड़ी का क्या जरूरत है, गाड़ी तो भाड़ा पे मिल ही जाता है, जो पैसा है उससे कुछ खेत खरीद लेते हैं, उस पर खेती करेंगे तो और अनाज उपजेगा, बेचेंगे, पैसा कमाएंगे। कोई तीसरा होगा वो बोलेगा कि नहीं नहीं, गाँव में खेत क्यों खरीदोगे, शहर में ज़मीन खरीद लेते हैं, वहाँ पर घर बनाएंगे, बच्चा लोग वहाँ पर रहेगा, पढ़ाई करेगा, किराया भी लगा देंगे, उससे इनकम भी होगा। तो डाइवर्स इंटरेस्ट भी आएगा। कहने का मतलब कि ग्रुप जितना डाइवर्स होगा, ग्रुप जितना बड़ा होगा और जितना डाइवर्स होगा, तो इंटरेस्ट उतना ज़्यादा डाइवर्स होगा, और इंटरेस्ट जितना ज़्यादा डाइवर्स होगा उतना ज़्यादा डिस्प्यूट होगा, डिस्प्यूट उतना ज़्यादा आपस में डिस्प्यूट होगा, ठीक है। और अगर इस डिस्प्यूट को मैनेज नहीं किया जाए तो फिर क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, फाइट हो जाएगा। तो आप देखिए ना देश के लेवल पे, जैसे पहले ईस्ट पाकिस्तान था और वेस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। ये देखिए वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान मतलब जो आज बांग्लादेश है, ठीक है। तो दोनों में झगड़ा हो गया, डिस्प्यूट हुआ, अब डिस्प्यूट मैनेज नहीं हो पाया तो क्या हो गया, पार्टीशन हो गया, ये बांग्लादेश एक अलग देश बन गया और ये पाकिस्तान तो है ही। या अपने इंडिया का ही देख लें तो इंडिया का क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। मुस्लिम लीग, जिन्ना,
जिन्ना जो उसके लीडर थे मुस्लिम लीग के, तो वो बोल रहे थे कि मुसलमानों के लिए ये वो दिस दैट सब कुछ करते करते लास्ट में डिस्प्यूट मैनेज नहीं हुआ और देश का बंटवारा हो गया। और बंटवारा क्या हुआ कि भारत बन गया और पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान दो भाग में रहा, एक इधर वेस्ट में और एक ईस्ट में, ठीक है, जो बांग्लादेश है आज का। फिर डिस्प्यूट हुआ तो ये दोनों भी टूट गए और ये अलग हो गया। तो डिस्प्यूट नहीं मैनेज हुआ तो झगड़ा हो गया। तो ये डिस्प्यूट मैनेज क्यों नहीं हुआ? डिस्प्यूट इसलिए मैनेज नहीं हुआ कि जो डिफरेंट इंटरेस्ट था उन इंटरेस्ट को साधा नहीं गया, उसको बैलेंस नहीं किया गया, उसको कोई समझाने वाला नहीं मिला। इंडिया को कैबिनेट कमीशन, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो कैबिनेट कमीशन आया, ठीक है, कितनी बार बात हुआ इंडियन लीडर्स का ब्रिटिश गवर्नमेंट से, लेकिन चीजें मैनेज नहीं हो पाई और लास्ट में फिर माउंटबेटन प्लान आता है और इंडिया का पार्टीशन हो जाता है, ठीक है। तो ये समझाने वाला कोई नहीं था, ठीक है। डिस्प्यूट ओवर वेरियस एस्पेक्ट्स, ठीक है। अब यहां पे देखिए वापस आ जाता है जो यहां पे दे रहा था कि भाई हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, कि किसके पास कितना संपत्ति होगा। घर में 5 भाई हैं तो भाई कितना कितना बंटवारा होगा, किसको किसको कितना कितना मिलेगा, संपत्ति मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल और शुड द पेरेंट बी अलाउड टू डिसाइड, क्या बच्चों को स्कूल भेजना जरूरी है या माता पिता पे छोड़ दिया जाए जिम्मेदारी कि भाई आपका मन है तो भेजिए, नहीं तो आपका मन है तो फैक्ट्री में भेज दीजिए, है ना। और अब इतना तो हम लोग जानते हैं ना कि चाइल्ड लेबर जो है वो बैन है, चाइल्ड लेबर इलीगल है ना, बाल मजदूरी नहीं कराना है, इलीगल है, ठीक। इसलिए तो गवर्नमेंट इतना सारा स्कीम लेके आती है। या बच्चों का जो भ्रूण हत्या किया जाता है तो उसके लिए फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लेके आया गया, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान लेके आया गया। तो ये जो चीजें, ये जो डिस्प्यूट है कि जो रिसोर्स है, यहाँ हम फैमिली के लेवल पे बात करते हैं, गांव के लेवल पे, उसी को अगर देश के लेवल पे बात करें तो देश के पास जो रिसोर्स है, जो प्रॉपर्टी है, उसको क्या यूज किया जाए, कैसे यूज किया जाए, है ना। फैक्ट्री लगाया जाए या स्कूल बनाया जाए या गरीबों को घर दे दिया जाए, क्या किया जाए। फैक्ट्री लगाएंगे तो इनकम होगा, इनकम होगा तो सरकार के पास पैसा होगा तो फिर ये भी चीज हो पाएगा और ये भी हो पाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग का कहना होगा कि नहीं नहीं फैक्ट्री मत लगाओ। जैसे गांधी जी का कहना था कि विलेज रिपब्लिक डेवलप करना है, सेल्फ सफिशिएंट विलेज डेवलप करना है ना, हमें बाहर की चीजों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, मशीन का मिनिमम यूज करना है, ठीक है। और यहीं पे गांधी जी और टैगोर में डिस्प्यूट भी है, जो अगर आप बीपीएससी के लिए पढ़ते हैं तो गांधी का थॉट, टैगोर का थॉट और नेहरू का थॉट आपको पढ़ना भी है। तो चीजों को आप समझ रहे हैं कि कैसे चीजें इंटरलिंक होती हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्टी का बात हो गया। बच्चे हैं तो बच्चों को भेजना है कि नहीं भेजना है, डिस्क्रिमिनेशन करना है कि नहीं करना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्टली कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा डिस्क्रिमिनेट करता है अपने सिटीजन्स में, तो आप लिखेंगे कि नहीं नहीं डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। जबकि डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है, एक होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो ये तय करना होगा भाई कि डिस्क्रिमिनेशन करना है कि नहीं करना है। तो भाई नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ठीक है। कि कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि जो अनटचेबल्स जिनको बोला जाता था तो उनको बैठने नहीं दे रहे हैं, उनसे उनको छूने नहीं दे रहे हैं, उनको मंदिर में नहीं घुसने दे रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना है कि विमेन को रिजर्वेशन चाहिए। जैसे बिहार में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में तो पूरे देश में है, गवर्नमेंट जॉब्स में विमेन को रिजर्वेशन है, जिसको लेके बहुत लोग दुखी होते हैं कि लड़कियों को रिजर्वेशन मिल गया है, लड़कियों को रिजर्वेशन मिल गया। क्यों नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। हम अपने समाज के आधी आबादी को सदियों से दबाए हुए थे, सदियों से उनको घर के चूल्हे चौके में कैद करके रखे हुए थे, तो क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? ये उनको हम खैरात में नहीं दे रहे हैं, ये उनको खैरात में नहीं मिल रहा है, उनके लिए फेवर नहीं कर रहे हैं। ये अपने समाज में जो एक बीमारी था, एक कुष्ठ, एक कोढ़, एक रोग था, उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा मलहम लगाए हैं। करना तो इससे ज्यादा चाहिए, हो बहुत कम रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, रिजर्वेशन जो है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। अब रिजर्वेशन पे अलग से डिबेट हो सकता है, ठीक है, इसका प्लस, इसका माइनस और फिर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए आगे। बट रिजर्वेशन अपने आप में पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। किसको मिलेगा? तो जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, जो भी वीकर सेक्शन है। अब वीकर सेक्शन कौन है भाई? तो जेंडर के नाम पे वीकर कौन है? तो फीमेल है। कास्ट के नाम पे वीकर कौन है? तो शेड्यूल कास्ट है, ठीक है, ओबीसी है, ठीक है, उसका शेड्यूल ट्राइब है जो कम्युनिटी के नाम पे वीकर है। और कौन वीकर हो सकता है? तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तो 10% रिजर्वेशन इनको मिला कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके। तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि डिस्क्रिमिनेट कीजिए और सबको एक बराबर लेके आइए, एक लेवल पे सबको लाके खड़ा कीजिए, ठीक है। अब क्या है, देखिए वही की वेराइटी ऑफ आंसर। अब रिजर्वेशन पे कोई बोलेगा होना चाहिए, कोई बोलेगा नहीं होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान जैसा स्कीम है तो कोई बोलेगा कि अच्छी बात है, कोई बोलेगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई थोड़े होता है, सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। तो वेराइटी ऑफ आंसर होगा। बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी दिस ग्रुप हैज टू लिव टुगेदर, दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर इन वेरियस वेज।
ठीक है। तो अगर आज 16 तारीख है, 16 तारीख का इंडियन एक्सप्रेस का आप अगर आर्टिकल पढ़ें, जो कि टेलीग्राम चैनल पे बीपीएससी बेसिक्स के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है, कि पावर ऑफ अस करके एक आर्टिकल आया, ठीक है, राधिका गोयनका का आर्टिकल था, पावर ऑफ अस, ठीक। तो वही चीज यहां पे बोला जा रहा है कि बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी, जो भी डाइवर्सिटी है और जो भी डिस्प्यूट है, जो भी क्लास ऑफ इंटरेस्ट है, उसके बावजूद अगर इस ग्रुप को एग्जिस्ट करना है तो साथ में रहना होगा, आगे बढ़ना है, मिलजुल के चलना होगा, ठीक है। अगर नहीं रहेंगे साथ में तो झगड़ा टंटा होगा और धीरे धीरे समाज जो है वो डिग्रेड होगा। जिस समाज में देखिए डिस्प्यूट नहीं मैनेज होता है, साथ में नहीं रहते हैं, भाईचारा का भाव नहीं है, टुगेदरनेस नहीं है, फ्रैटर्निटी नहीं है, तो क्या होता है? झगड़ा होता है, कास्ट वायलेंस, ठीक है, रिलीजन के नाम पे वायलेंस हो जाता है, जेंडर के नाम पे भी वायलेंस होता है, लेकिन वो घर की चार दीवारी में होता है तो किसी को पता नहीं चलता, उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। और बहुत लोग तो मतलब क्या बोला जाए, मतलब इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं कि भाई औरतों को अगर मारा ना जाए तो वो समझती नहीं है और दिमाग उनका काम नहीं करता। और ये मैं सुनी सुनाई बातों पर नहीं बोल रहा हूँ, मतलब लोग ऐसा बोलते हैं और उसको मानते हैं और उस पर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ आंसर है, लेकिन सारे वैरायटी ऑफ आंसर के बावजूद, इस डाइवर्सिटी के बावजूद, अगर ग्रुप को रहना है तो एक साथ रहना होगा। तो ये टुगेदरनेस कहाँ से आएगा? जब तक कि कोऑपरेशन का भावना नहीं होगा, जब तक कि पीसफुली रहने का कंडीशन न डेवलप हो जाए एक साथ, ठीक है। तो व्हाट विल इनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली, ठीक है। अगर पीसफुली नहीं रहेंगे तो कॉपरेशन नहीं होगा, कॉपरेशन नहीं है तो टुगेदर नहीं रहेंगे, टुगेदर नहीं रहेंगे तो फिर हमारा ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम परेशान रहेंगे, लड़ाई झगड़ा हमेशा चलता रहेगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, कंस्ट्रक्टिव चीज़ों पे बात नहीं कर पाएंगे। तो ये समस्या है, ठीक है। यहीं पे रोल आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है कि कोऑर्डिनेट करो, है ना, आप आपस में कोऑर्डिनेट करो। कैसे कोऑर्डिनेट करो? तो जो डिफरेंट अलग अलग इंटरेस्ट था, जो एक दूसरे से क्लैश भी कर रहा है, ठीक है, तो बोला जाता है कि आप घबराइए मत, भले आपका इंटरेस्ट अलग अलग है इंडिविजुअल के दृष्टि से, इंडिविजुअल के नज़रिए से, बट वो पूरे समाज के लिए अगर अच्छा है तो उसको किया जाएगा। जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है, किया जाएगा। जैसे सब्सिडी किसान को दिया जाता है, सब्सिडी लोन पे दिया जाता है, मुद्रा लोन स्कीम है। जैसे विमेन अगर लोन लेती हैं, विमेन के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर किया जाता है तो वहाँ पे सब्सिडी मिलता है, किसान को फर्टिलाइजर खाद पे सब्सिडी मिलता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, तो ये किया जाएगा तो किसान खुश हुआ। लेकिन कुछ अर्बन क्लास हैं तो वो कहेंगे कि भाई हम तो जो कमाते हैं सैलरी का हमारा 30% टैक्स लग जाता है, वाजिब बात है, लगता है उनका, है ना, अपनी गाड़ी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई का 30% टैक्स लगता है। और ये टैक्स क्या है कि किसानों को फालतू में दे दिया जाता है या किसी को सब्सिडी में फालतू में दे दिया जाता है। तो सरकार बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, देखिए आपका भी अपना इंटरेस्ट है, और ये देखिए दोनों इंटरेस्ट क्लैश कर रहा है कि अर्बन क्लास का पैसा यहाँ पे जा रहा है। तो सरकार का काम होता है समझाने का कि भाई आप जो अर्बन क्लास हैं और शहर में नौकरी कर पा रहे हैं, तो आपको खाना कहाँ से मिलता है? वही किसान उपजाता है। आप जिस सड़क पे चल के ऑफिस जाते हैं गाड़ी चला के, तो वो सड़क कहाँ से बना है? सरकारी पैसे से बना है। तो आप जो टैक्स देते हैं उससे सड़क भी बन रहा है। और आप जो सोच रहे हैं कि गाँव का आदमी टैक्स नहीं देता है, विलेजर्स टैक्स नहीं देते हैं, तो वो अगर एक पार्ले जी बिस्किट भी खरीदते हैं ना तो उस पर भी टैक्स लगता है, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो इस तरह से समझा के चीजों को और लोगों को एक साथ लाया जाता है, कोऑर्डिनेट करवाया जाता है, ठीक है। और अश्योरेंस दिया जाता है, अर्बन क्लास को अश्योरेंस दिया गया कि आप घबराए नहीं, सरकार आपके लिए भी ध्यान देती है। और इसीलिए टैक्स में बीच बीच में टैक्स रेट में चेंज किया जाता है कि टैक्स रेट को चेंज करो, कम कर दिया जाए, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों पे जो है, जैसे पर्व हो गया, त्यौहार हो गया, तो बोनस मिलता है जॉब में, ठीक है। अश्योरेंस दिया जाता है कि भाई आप अश्योर रहिए, आपके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप किया जा रहा है, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ डेवलप किया जा रहा है, ये अश्योर किया जाता है। फार्मर को क्या अश्योर किया जाता है कि भाई अगर मानसून खराब रहा तो आपका फसल अगर खराब हो जाए तो सरकार आपको पीएम किसान के तहत 6,000 रुपये आपको अकाउंट में देगी, डीबीटी के तहत। तो कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस डेवलप करती है सरकार। ये था लबो लुआब इस चीज़ का।
वन में से दैट परहैप्स मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कैन लिव टुगेदर इफ दे कैन एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। ठीक है, तो अब बात ये हुआ कि हमने आपको अभी पीछे यहाँ पे थोड़ा सा समझाया कि कैसे क्या क्या अर्बन क्लास, फार्मर, ये सब एग्जाम्पल लेके, लेकिन ये रोज रोज का तो कर नहीं पाएंगे। रोज रोज कैसे कोऑर्डिनेशन डेवलप हो, रोज रोज कैसे एश्योर्ड रहे। तो इसी के लिए जो सिलेबस वाला किताब लिखा गया था ना कि भाई ये सिलेबस है, इसको पढ़ लीजिए। ये डिमांड है एक डेमोक्रेटिक नेशन का, एक डेमोक्रेटिक नेशन का जिसने नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम फाइट किया सालों तक, और उसके बाद आज़ादी मिली है, इंडिपेंडेंस मिला है। उसके बाद अब जो नेशन हमारा बन के आएगा, उस नेशन का क्या डिमांड है, वो डिमांड इस बुक में लिख दिया गया, इसमें लिख के सिलेबस के फॉर्म में आपको दे दिया गया, और उसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो बेसिक रूल्स तैयार करना है। अब क्या है, बेसिक रूल्स का क्यों जरूरत है? कुछ लोग बोलेंगे भाई कि क्यों जरूरत है इसका। ठीक है, एक बार समझ गए, समझदारी आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर बेसिक रूल्स को आप जॉट डाउन नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, एक जगह प्रिंट करके सबको नहीं देंगे, तो समस्या है कि थिंक अबाउट कि भाई अगर नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ बेसिक रूल्स एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर, इनसिक्योरिटी रहेगा कि कौन आपको सिक्योरिटी दे रहा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट लिखा हुआ है इक्वालिटी के लिए, अगर नहीं लिखा होता कि राइट टू इक्वालिटी है तो आप एश्योर्ड नहीं रहते कि एक प्रेसिडेंट के वोट का भी वैल्यू जो है वो एक वोट होगा और आपके वोट का भी वैल्यू जो है वो एक वोट होगा। ये एश्योरिटी कहां से आता है? तो ये बेसिक रूल जो है उस सैक्रोसेंट बुक में लिख दिया गया है जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि इंडिविजुअल जो है वो सिक्योर फील करे, इनसिक्योरिटी उसको न लगते रहे, वो अपना राइट क्लेम कर सके कि मेरा ये राइट है, मेरा ये अधिकार है। ये अधिकार कहाँ लिखा हुआ है? तो ये बेसिक रूल और बेसिक रूल वाले किताब में लिखा गया है। ठीक है, Any group will need some basic rules that are publicly promulgated. Publicly promulgate करना है, सबको पता होना चाहिए, known to all members of the group to achieve a minimal degree of coordination. अगर publicly promulgate नहीं किया जाएगा और सबको पता नहीं रहेगा तो फिर ये coordination आएगा कहाँ? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और चुपचाप उसको रख दिया, पब्लिक को मालूम ही नहीं कि भाई मेरे लिए किताब में इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो देखिए आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वही जैसे अगर कास्ट वायलेंस देखें, बिहार में 90s में जो कास्ट वायलेंस था, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते से चलते, ठीक है, कोर्ट के माध्यम से चलते, सिविल मूवमेंट के माध्यम से चलते, तो भाई वायलेंस होता ही नहीं, खून खराबा होता ही नहीं, और एक मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन होता। आज क्या समाज नहीं चल रहा है, तो क्या आज खून खराबे की जरूरत है? तो ऐसा ही उस समय भी हो सकता था। बट होता क्या है कि लोग को पता ही नहीं रहता है, पब्लिकली प्रोमलगेटेड है, बट ड्यू टू अनअवेयरनेस, अनएजुकेशन, ठीक है, लोग को मालूम नहीं है, फिर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट कुछ लोग का होता है, अपना कुछ वोट बैंक बनाने का इंटरेस्ट होता है, जिसके बेसिस पे क्या करते हैं, इस इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, अपने नैरो इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए लोगों को मोबिलाइज कर देते हैं कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे। ठीक है, और उससे क्या होता है, लोग में इनसिक्योरिटी पैदा होता है, और जब इनसिक्योरिटी पैदा होता है कि भाई हमको राइट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस इनसिक्योरिटी की वजह से लोग वायलेंट हो जाते हैं। आप सोच के देखिए ना कि आपके घर में सांप निकल जाए, आप इनसिक्योर फील करेंगे, और इनसिक्योर फील करके क्या करेंगे? या तो आप भागेंगे, फ्ली, ठीक है, और नहीं तो फाइट, क्या करेंगे? डंडा निकालेंगे और सांप को मारने लगेंगे, बिना ये देखे हुए कि ये सांप जहरीला है कि नहीं, वो सांप आपको काटने आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इनसिक्योरिटी बहुत खतरनाक चीज होती है, और यही इनसिक्योरिटी जो है वो पैदा कर दिया जाता है लोगों में, और उसके बाद लोग परेशान होते हैं और सोसाइटी में क्योस क्रिएट होता है। ये इनसिक्योरिटी कैसे खत्म होगा? बेसिक रूल वाला किताब जो आपको सिक्योर करे कि आपके पास राइट है, इन राइट्स को, इन बेसिक रूल्स को पब्लिकली प्रोमलगेट करना है, सबको पता होना चाहिए। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी शुड नो अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर ड्यूटीज, अबाउट देयर इंटाइटलमेंट, अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट द फंक्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट, अबाउट द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर रिप्रेजेंटेटिव whom you vote in every election। ठीक है, तो ये मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन आपको क्रिएट करता है। ठीक है, बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन। ठीक है, इतना तो सब कुछ हो गया, चलिए इनसिक्योरिटी खत्म हो गया, राइट जो पब्लिकली प्रोमलगेटेड है सबको पता है, अब एक कोऑर्डिनेशन आ गया, सबको मालूम है। लेकिन सिर्फ मालूम होने से, मान लीजिए कि आपका अधिकार कोई छीन लिया, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? आपके पास कोई व्यवस्था होना चाहिए।
तो व्यवस्था ये है कि इनफोर्सिएबल होना चाहिए। इनफोर्सिएबल मतलब लागू करने की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। और ये लागू कौन करेगा? स्टेट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो संस्थाएं हैं। ये संस्थाएं कौन है? ये लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ठीक है। आपको कोई छेड़ता है, आपको कोई परेशान करता है, आप पुलिस के पास जाते हैं, वो आपके राइट को इन्फोर्स करता है कि ठीक है आपके साथ अन्याय हुआ है तो पुलिस है, आपका सहयोग करेगी, सदैव आपके साथ, सदैव आपके लिए, ठीक है। अगर आपका कोई डिमांड है कि भाई ये लॉ बनना चाहिए, तो पब्लिक जब प्रेशराइज करती है तो सरकार लॉ बनाती है और उस लॉ को फिर इन्फोर्स करती है, ठीक है। जैसे विमेन जेंडर वायलेंस हो रहा था तो जेंडर वायलेंस को लेकर सिविल मूवमेंट हुआ, तो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला एक्ट आया, ठीक है, कि सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए। दो ये लॉ जो है इंप्लीमेंटेड उस तरह से नहीं है, तो वही है कि इन्फोर्सिबिलिटी, लॉ तो है, इन्फोर्सिबिलिटी में इशू है। और ये जब चीज बहुत अच्छा हो जाएगा तो फिर हमारा सोसाइटी और प्रोग्रेसिव हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। If citizens have no assurance that others will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules. गेम में रूल बना दिया गया, ठीक है। गेम में क्या रूल बना दिया गया? क्रिकेट का गेम है कि भाई इस बाउंड्री के इधर गया तो छक्का है, कोई कैच ले लिया तो आउट है। अब ये दोनों टीम फॉलो करेगा तब ना। एक टीम फॉलो कर लिया कि कैच हो गया तो आउट हो गया, हम ठीक है चले जाएंगे, और दूसरा टीम जब बैटिंग करने आया और कैच लिया तो बोले कि नहीं नहीं ये रूल को नहीं मानेंगे, तब तो क्या अगेन क्रिएट हो जाएगा। तो ये अश्योरेंस रहना चाहिए कि भाई ये रूल जो है, ये जो बेसिक रूल है, ये हर कोई फॉलो करने वाला है और कोई भी इनसिक्योर नहीं रहेगा, हर किसी को राइट मिलेगा और इस राइट का अश्योरेंस है। और ये अश्योरेंस कहाँ से आता है? कि हर कोई इसको फॉलो करने वाला है, इसको इन्फोर्स किया जाएगा एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी विल फॉलो दिस, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला फंक्शन है वो यही है कि दिस प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स that allow for minimal coordination among members of a society. This is the first function of our constitution. ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको आप जरूर पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी का कोई भी एक्टिविटी हो, साइड वाला बॉक्स हो, उसको जरूर पढ़ा कीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए आते हैं दूसरे फंक्शन में कि और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगी। यहां तक हमें समझ में आ गया कि रूल, कुछ तो रूल बनाता है, ठीक है। बट अब सवाल आएगा कि ये रूल बनाएगा कौन? हु, कौन बनाएंगे? ये रूल कौन तय करेगा कि ये रूल होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहेगा? ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। इसको रट लीजिएगा, ये डेफिनेशन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन का पूछे तो क्या बोलिएगा? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न। स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्न, और यहाँ स्टेट का मतलब वो राज्य वाला स्टेट नहीं है कि बिहार है, यूपी है, तेलंगाना है। स्टेट का मतलब क्या होता है? स्टेट का मतलब होता है होल सोल पूरा इंडिया, ठीक है। उसके अंदर गवर्नमेंट भी आता है, उसके अंदर जुडिशरी भी आता है, उसके अंदर पुलिस भी आता है, उसके अंदर पब्लिक सेक्टर कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, सब कुछ आता है। उसको बोलते हैं स्टेट, राज्य, सत्ता, ठीक है। ये होता है स्टेट। ये वो वाला स्टेट आप मत समझ लीजिएगा, छोटा वाला स्टेट, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को रट लेना। बट व्हाट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी? व्हाट मेक्स दीज फंडामेंटल? ये फंडामेंटल रूल्स क्या होना चाहिए और क्या है जो इनको फंडामेंटल बनाता है? एंड हु गेट टू डिसाइड इट, ठीक है। तो बिफोर यू डिसाइड व्हाट रूल शुड गवर्न दिस ग्रुप, यू हैव टू डिसाइड हु गेट्स टू डिसाइड। मतलब क्या रूल बनाएंगे उससे पहले ये तय करेंगे ना भाई कि कौन बनाएगा, कौन तय करेगा कि मेरा भविष्य क्या होने वाला है, कौन तय करेगा कि हमको क्या फंडामेंटल राइट मिलना चाहिए। तो उसके बारे में बताया गया है कि अलग अलग व्यवस्थाएं होती है। द कॉन्स्टिट्यूशन है टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये आंसर कौन प्रोवाइड कराएगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराएगा। इट स्पेसिफाइज द बेसिक अलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। बेसिक अलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी, जैसे एक परिवार में होता है, ठीक है, कि भाई 10 लोग हैं एक परिवार में, ज्वाइंट फैमिली में 15 लोग हैं, तो कौन डिसाइड करेगा और कौन पावर अलोकेशन, कौन मतलब कौन जो है वो डे टू डे चीज़ों को डिराइव कर रहा है कि भाई तुमको ये काम करना है, वो काम करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? तो ये अगर कोई एक व्यक्ति डिसाइड कर रहा है मान लीजिए, या 2 व्यक्ति मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, दादाजी मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, तो ये चीज़ें कहाँ से आई हैं? ये चीज़ें इस सेंस से आई है कि भाई किसी के हाथ में आपको पावर देना पड़ेगा ताकि वो पावर को अलोकेट करते रहे लोगों में, ठीक है। वो डिसीजन लेता रहे लोगों के वेलफेयर के लिए, और दादाजी पे या पापा जी पे ट्रस्ट है कि वो जो भी करेंगे वो अच्छा करेंगे। दो ये हमेशा सही नहीं है, बट फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है,
ठीक है। तो स्पेसिफाई द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर, जैसे गुड्स का एलोकेशन होता है, जैसे सर्विसेज का एलोकेशन होता है, तो उसमें सबसे नेसेसरी है बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी की पावर किसके हाथ में होगा। इट डिसाइड्स हु गेट्स टू डिसाइड व्हाट द लॉ विल बी। इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट्स टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मेनी वेज। बहुत सारा आंसर है, जैसे मोनार्किकल व्यवस्था हो जाएगा, ठीक है, जो ब्रिटेन में है, कि भाई वहाँ के राजा रानी जो है वो डिसाइड करेंगे, ठीक। वहाँ क्यों? क्योंकि वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मोनार्किकल कॉन्स्टिट्यूशन है। सोवियत यूनियन में एक सिंगल पार्टी था जब सोवियत यूनियन था, तो ठीक है कि एक सिंगल पार्टी है, वही डिसाइड कर रहा है। चाइना में आज का देख लीजिए आप, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव जो पार्टी है उनका, कम्युनिस्ट पार्टी, तो बस वही सब कुछ डिसाइड करती है, ठीक है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए वोट होता है, जवाहरलाल नेहरू है यहाँ पे, देखिए, तो पब्लिक ने इनको वोट किया, प्राइम मिनिस्टर बनाया। अब ये डिसाइड करेंगे भाई पार्लियामेंट में बैठ के क्या लॉ बनाना है, नहीं बनाना है, ठीक है। और अगर लॉ में कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर यही पब्लिक प्रोटेस्ट करेगा, अगले चुनाव में इनको वोट नहीं करेगा, हरा देगा, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हुआ कि इसमें कोई राजा रानी वाला हिसाब किताब नहीं। हम जिसको वोट देंगे, जनता जिसको वोट देगी वही होगा राजा, और राजा नहीं, जनता का सेवक, ठीक है। अभी देखिए ये चुनाव हो रहा है, मल्टीपल पार्टीज जो हैं वो गठबंधन करके आती हैं, ठीक है। इनके नीचे बहुत सारे लोग इनको वोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इनको, है ना। इनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए, इसी तरह से कांग्रेस का इंडिया अलायंस बना है, ठीक। तो हम इनको चुन के भेजेंगे पार्लियामेंट में और ये डिसाइड करेंगे, ठीक। और कुछ गलत सलत डिसाइड करेंगे तो फिर अगले इलेक्शन में हम लोग देख लेंगे। और अगले इलेक्शन के पहले सिविल मूवमेंट भी कर सकते हैं, जैसे फॉर्म लॉ को लेके हुआ था, वो अलग डिबेट है कि वो सही था कि गलत था, बट सिविल मूवमेंट हुआ और सरकार को लॉ वापस लेना पड़ा, ठीक है। हाउ शुड द पीपल डिसाइड? अब इसमें है कि डायरेक्टली डिसाइड करें कि इनडायरेक्टली। पीपल तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कि घर में जैसे करते हैं कि 5 लोग बैठे शाम में खाना खाने के लिए और डिसाइड किया कि कल क्या करना है। लेकिन जब परिवार बहुत बड़ा हो गया और देश के जितना बड़ा हो गया, प्राचीन ग्रीक में यानी ग्रीस में यही चीज चलता था कि सब एक जगह जमा होते थे और बैठ कर डिसाइड करते थे कि क्या करना है। बट देश की जनसंख्या जब 30 करोड़ हो या देश की जनसंख्या 150 करोड़ हो जाए तो सब लोग बैठ के एक साथ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किया जाता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि सब लोग बैठ कर डिसाइड करते हैं कि क्या डिसीजन लेना है देश के भले के लिए, समाज के भले के लिए। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम चुन के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं और वो डिसाइड करते हैं हमारे लिए। हम उनको अपना पावर हैंड ओवर करते हैं कि लो भाई, हम तुमको पावर दे रहे हैं, जाओ पार्लियामेंट में बैठो और मेरे भले के लिए, इस समाज के वेलफेयर के लिए, इस पूरी संस्कृति के वेलफेयर के लिए नियम बनाओ, कानून बनाओ, उनको चलाओ। 5 साल तक तुम चलाओ, देखेंगे अच्छा चलाओगे तो अगले चुनाव में फिर वोट देके तुमको जिताएंगे, ठीक है। तो ये चीज है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज, वही बात जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। अब है कि हाउ शुड दीज रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड, तो ये फिर इसमें अलग अलग तरीका है। देख रहे हैं कि कैसे डिसाइड करेंगे, तो मोनार्किकल हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो सकता है, वन सिंगल पार्टी रूल हो सकता है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। अब इसमें क्या है कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है। इनडायरेक्ट में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव को चूज करना है। अब रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का भी अलग अलग तरीका है, तो तरीकाएं बदलते जा रहे हैं। अब यही सबसे सवाल आता है, ठीक है, ये पूछ देगा कि फ्रांस में जो इलेक्शन होता है और इंडिया में जो इलेक्शन होता है दोनों में डिफरेंस क्या है, या इजराइल में कैसे इलेक्शन होता है, ये पूछ दिया जाएगा। बट फंडामेंटल ये है, अगर ये चीज़ आपको क्लियर है, 2-3 बार आप पढ़ते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, तो वो चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हु हैज द अथॉरिटी टू इनैक्ट? पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू इनैक्ट लॉज, ठीक है। ये तो हम जानते ही हैं कि हमारी संसद जो है वो हमारे लिए लॉ बनाती है। पार्लियामेंट को कौन दिया है ताकत? तो जनता ने वोट देके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा है, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपना सिलेबस डिफाइन कर चुका है पार्लियामेंट के लिए, बता दिया कि तुमको क्या क्या करना है, तो पार्लियामेंट वैसे काम कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जुडिशरी के लिए भी सिलेबस दे दिया कि देखो बाबू तुमको ऐसे ऐसे काम करना है, तो वो भी कर रहे हैं। बीच में दोनों अगर कुछ गलत सलत करते हैं तो दोनों एक दूसरे को रोकते हैं, चेक्स एंड बैलेंस रहता है। पार्लियामेंट जुडिशरी को सही करता है, जुडिशरी पार्लियामेंट को सही करता है। तो ये जब आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा तो आगे और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक, तो ये देखिए, द सेकंड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक द डिसीजन इन अ सोसाइटी। किसके पास पावर होगा डिसीजन बनाने का। तो पहला फंक्शन क्या था कि कुछ बेसिक रूल्स होना चाहिए। अब हुआ कि कौन इन बेसिक रूल्स को बनाएगा, ठीक है। सेकंड फंक्शन ये हो गया, ठीक। अब क्या है कि किसी को पावर दे दिए तो हो सकता है कि भाई पावर करप्ट्स, एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ठीक है।
पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। अगर आप बहुत ज़्यादा जिम करके बहुत बॉडी बना लीजिए, किसी पहलवान को देखते होंगे आप, तो नहीं लगता है कि भाई वो अपने इलाके का दादा बन गया। क्यों? क्योंकि पहलवान बन गया। ठीक है, तो वो सबको डराता धमकाता रहता है। पहले तो गांव के ही अखाड़े में पहलवानी कर रहा था, कुश्ती कर रहा था, शरीर बनाया, गांव का ही आटा चावल गेहूं घी सब खाया और गांव वाले को डराना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पावर के साथ ये खतरा होता है कि पावर जब मिलता है ना तो लोग ड्रंक हो जाते हैं। ठीक है, और पावर के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो एक बहुत ही शानदार किताब है एनिमल फार्म। ठीक है, बहुत 120-25 पेज का बुक है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, ऐसे में भी आपको काम आएगा। तो आपको समझ में आएगा कि पावर का डायनेमिक्स क्या है, पावर कैसे एलोकेट होता है और कैसे लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, कैसे एक ग्रुप को मूर्ख बनाया जाता है। खैर, तो ये सेकंड फंक्शन है कि पावर किसके पास होगा, रूल बनाने का। लेकिन ये खतरा है कि पावर करप्ट कर देगा। अब करप्ट कर देगा तो इसका चेहरा देख के ही लग रहा होगा आपको कि भाई ये पावर में आने के बाद क्या करेगा। जैसे पुतिन के बारे में हम लोग बात करते हैं या शी जिनपिंग के बारे में बात करते हैं कि ऑटोक्रेट हो गए हैं, या मिडिल ईस्ट के आप कंट्रीज को देखिए तो वहाँ पे देखिए तो सारे शेख लोग जो है वो कब्जा किए हुए हैं पावर पे। ठीक है, तो भाई पावर पे कुछ लिमिटेशन होना चाहिए, और ये लिमिटेशन जो है पुट करेगा कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार पे, गवर्नमेंट पे लिमिटेशन पुट करेगा, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का तीसरा फंक्शन है कि पावर को लिमिट करो। एब्सोल्यूट पावर नहीं देना है, अथॉरिटी तो मिला डिसीजन का। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि अब अथॉरिटी जो है वो एकदम अथॉरिटेरियन हो जाए, बात ही नहीं सुने किसी का। ठीक है, कुछ लॉ बनाए जो आपको लगे कि अनफेयर है। ठीक है, जैसे कोई लॉ बना दे कि भाई कि तुम ये नहीं पहन सकते, वो नहीं पहन सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, और ये आपके फंडामेंटल राइट्स को दबा दे, तो फिर आप क्या करेंगे? आप आंदोलन करेंगे, आप सरकार को बताएंगे कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक लिमिटेशन होना चाहिए। अगर लिमिटेशन नहीं रहा तो सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, और लिमिटेशन रहा, पब्लिक जो है वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, बोलेगा कि हुजूर देखिए हमारे साथ ये गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या करेगा? सरकार को फटकार लगाएगी कि भाई आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो एक लिमिटेशन है कि सरकार पे लिमिटेशन है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल सकता है, सुप्रीम कोर्ट पे लिमिटेशन है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है। ठीक है, तो पार्लियामेंट लॉ बना के डिसाइड कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस कितना रहेंगे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो है किसी भी बनाए हुए लॉ को जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कि ये लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट तो नहीं कर रहा है, किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट तो नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट तो नहीं कर रहा है, किसी मूलभूत भावना जो संविधान की है उसका हनन तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए लिमिट लगाया जाता है। तो आपको लगा कि अनफेयर है। ठीक है, तो आपको आपके लिए कुछ एवेन्यू होना चाहिए, आपके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे भाई कागज दिखाओ, तो ये हमारा मोटा भाई क्या बोल रहे हैं, दिल से बुरा लगता है भाई, प्लीज कागज मत मांगो, है ना। एनआरसी वाला जो इशू चल रहा था, तो ये देखिए सिविल मूवमेंट चल रहा है। अब ये अच्छा है बुरा है वो अलग डिबेट है। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बनाया, पब्लिक को नहीं पसंद आया, या सर्टेन ग्रुप ऑफ पब्लिक को नहीं पसंद आया। ठीक है, तो वो भी तो देश की जनता है जिनको नहीं पसंद आया, वो भी बता रहे हैं कि इसका नेगेटिविटी क्या है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। ठीक है, ये चीज़ है। फार्म लॉ आया, फार्म लॉ आया तो फार्मर्स ने विरोध किया, तो पार्लियामेंट को क्या करना पड़ा, रिपील कंट्रोवर्शियल फार्म लॉ। ठीक है, तो इनको लगा भाई कि वो जो लॉ आया है वो इनके हित के खिलाफ है, इनको इनके लिए बहुत खराब है, तो इसलिए ये चीज़ हुआ। ठीक है, तो गवर्नमेंट पे लिमिटेशन है। देखिए पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, लेकिन पब्लिक के प्रेशर में लॉ को वापस लेना पड़ा। ठीक है, पार्लियामेंट लॉ पास करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पब्लिक का प्रेशर है, तो उस तरह से चीजें नहीं चल रही जिस तरह से सरकार बोल रही थी, है ना। तो ये बात है। पास बाय गवर्नमेंट, जस्ट अ सेकेंड। So the third function of constitution is to set some limit on what government can impose on its citizen. लिमिट प्रोवाइड कराता है सरकार पे कि भाई निरंकुश नहीं होना है, निरंकुश सरकार नहीं होनी है, सिटीजन्स के राइट को, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, तो ये थर्ड फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या था, बेसिक रूल बनाओ, दूसरा क्या था, कौन बनाएगा, तीसरा क्या था कि लिमिट पुट कर दिया गया, है ना, कि आपको दिया गया है ताकत लेकिन लिमिटेशन में पुट किया गया है। ठीक है, लिमिटेशन पुट कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी वेज। अब आपसे पूछ देगी कैसे लिमिट करता है, तो बहुत सारा तरीका है। द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। देखिए स्टेट यानी कि राज्य यानी कि सत्ता, ठीक है, उसके बरक्स कौन खड़ा होता है, सिटीजन यानी कि नागरिक जो यहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, स्टेट को क्या है,
इनको मिला है पावर। क्या मिला है पावर? कि तुम गवर्न करो। ये पावर कहाँ से मिला है? तो वो पीछे हमने समझ लिया, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, सब कुछ। सिटीजन को क्या मिला है? सिटीजन को मिला है कुछ राइट्स, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये कैसा राइट है? ये ऐसा राइट है कि इसके बिना हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, हमारा व्यक्तित्व नहीं डेवलप करेगा, हम ठीक से नहीं डेवलप कर पाएंगे। तो ये जो राइट है ना, और ये जो पावर है, इसके बीच में चलता है टसल। ठीक है, इसके बीच में चलता है टसल। तो इस पावर को लिमिट करने के लिए जब भी देखना होता है तो फंडामेंटल राइट की तरफ देखा जाता है कि सरकार कोई नियम बना रही है तो कहीं फंडामेंटल राइट का तो हनन नहीं हो रहा है ना। अगर कोई ऐसा लॉ बना दे जिससे फंडामेंटल राइट का हनन हो, तो जुडिशियरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको क्या करती है? नल एंड वाइड बोलती है कि ये गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक कानून है, और उसको निरस्त कर सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये है कि फंडामेंटल राइट सिटीजन को। ठीक, ऑल ऑफ अस पोजेसेस एज सिटीजन, एंड जो कि फंडामेंटल राइट एज ए सिटीजन हम करते हैं, कुछ नॉन सिटीजन को भी मिलता है, जैसे आर्टिकल 21 है। ये सब निटिग्रिटी है, ये बाद में रटना है, पढ़ना है कि सिटीजन को क्या मिला नहीं मिला। बट फंडामेंटल राइट क्या होता है, नहीं होता है, कैसे वो लिमिट पुट करता है सरकार पे, ये फंडामेंटल चीजें यहां से हमें पढ़नी है। नो गवर्नमेंट कैन एवर बी अलाउड टू वायलेट नहीं कर सकती है सरकार नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रोटेक्ट अ बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स। बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट्स उसी को बोलते हैं फंडामेंटल राइट, जो कि हमारे जीवन के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे डेवलपमेंट, हमारे पर्सनालिटी के विकास के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे आपको आर्बिट्रेरली अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, आपको कोई अरेस्ट करता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, इसको बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। इसको भी वायलेट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या इशू आ गया? इन्फोर्सेबिलिटी का इशू, कि इन्फोर्स ठीक से नहीं है, बट लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। सिटीजन विल प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड आर्बिट्रेरली एंड फॉर नो रीजन। ठीक है, राइट टू सम बेसिक लिबर्टीज, आजादी है ना, बेसिक लिबर्टीज ये होना चाहिए। जैसे हमें स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम बोल सकें, सरकार को क्रिटिसाइज कर सकें, सरकार की तारीफ कर सकें, अपनी बात को रख सकें, है ना। तभी तो फार्म लॉ के लिए किसान जो है वो सड़क पर बैठ गए थे, जाम कर दिए थे। तभी तो कोई मूवमेंट होता है, तभी तो शिक्षक आंदोलन होता है, छात्र आंदोलन होता है। तो ये बेसिक लिबर्टीज है, ये मिलना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ग्रुप बनाने का फ्रीडम होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में एक एसोसिएशन है, वो फ्रीडम होना चाहिए। नहीं तो कोई एक पार्टी सत्ता में गया और ये सब खत्म कर दे तो दूसरा पार्टी बन ही नहीं पाएगा, चाइना हो जाएंगे हम लोग। कंडक्ट ट्रेड और बिजनेस, आपको अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो कीजिए, अपना बिजनेस करना है कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ड्रग्स का बिजनेस करने लगेंगे, स्मैक का बिजनेस करने लगेंगे और गांजा बेचने लगेंगे, नहीं। तो यहां पे आता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, कि आप अंट संट चीज नहीं कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो किसी को गाली नहीं देने लग सकते हैं आप, किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं, है ना। आप किसी पे कोई आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास कुछ फैक्ट होना चाहिए। तो ये है, तो इस पे कुछ लिमिटेशंस है जिसको बोलते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये राइट जो है सरकार पे लिमिट लगाती है। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द सर्कमस्टांसेस अंडर विच दीज राइट्स में बी विड्रॉन। किस कंडीशन में? जैसे इमरजेंसी का कंडीशन है कि आर्टिकल 352 लगा हुआ है, देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, तो राइट्स को कर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था तीसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन हमने क्या देखा कि भाई लिमिट करता है सरकार को, लिमिट कर दिया गया। ठीक है, द सिटीजन, ये देखिए एक बुक है, द सिटीजन इज ग्रेटर देन द स्टेट, है ना। नागरिक जो है वो राज्य से बड़ा होती है, क्योंकि राज्य हमारे वेलफेयर के लिए, सिटीजन के वेलफेयर के लिए है, हम राज्य के लिए नहीं है ना। पब्लिक जो है वो सत्ता के लिए नहीं है कि सत्ता चलती रहे इसलिए पब्लिक है, नहीं। पब्लिक था और पब्लिक को एक अच्छा जीवन चाहिए था, और इसके लिए राज्य की स्थापना हुई, देश की स्थापना हुई। अगर देश अच्छे से काम नहीं करेगा तो फूट हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, इलेक्शन में वोट नहीं करेंगे, इलेक्शन में सरकार को गिराएंगे, और बार बार सारी सरकारें वही काम करेंगी तो फिर हम रिवॉल्यूशन कर देंगे, पब्लिक रिवॉल्यूशन कर देगा, या नेशनल मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हुआ था। ब्रिटिशर्स क्या था, सरकार ही तो बना रहा था ना, लेकिन हमारे लिए काम नहीं कर रहा था, तो धीरे 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 नेशनल मूवमेंट शुरू हो गया और देश को आज़ाद कराना पड़ा, जिस चीज़ को हम लोग आज़ादी बोलते हैं। ये देखिए फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम, इक्वालिटी, एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन, एजुकेशनल, कल्चरल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ठीक है, ये सब चीज़ कब वैल्यूएबल है, जब ये रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ही नहीं है कि जो राइट हमें मिला है अगर वो हमसे कोई छीनता है तो हम क्या करेंगे, वो भी यहाँ पे लिखा गया है कि कहाँ जाना है, तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है।
ठीक है, लेकिन सरकार पे सिर्फ लिमिटेशन लगा देने से काम नहीं चलेगा ना। ठीक है, सरकार को सिर्फ आप लिमिट कर दिए कि भाई तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ठीक बात है। विराट कोहली ग्राउंड पे खेलने के लिए गए, उन पे लिमिटेशन लग गया। क्या लिमिटेशन लग गया है? लिमिटेशन लगा है कि तुम अगर विकेट के सामने खड़े रहोगे और घुटना के नीचे तुम्हारा बॉल लगा तो एलबीडब्ल्यू हो जाओगे। ठीक बात है, मानते हैं, ये नियम आपने बना दिया। और क्या लिमिटेशन है कि भाई रन आउट वाला जो लिमिटेशन है कि तुम्हें दौड़ के रन पूरा करना है, अगर क्रीज को नहीं टच करोगे तो रन आउट हो जाओगे। बोले ठीक बात है, ये भी मानते हैं। बोला कि अगर बल्ले से बॉल लगा है और डायरेक्ट किसी के हाथ में गया कैच आउट हो जाओगे, ये भी लिमिटेशन है, मान लिया। लेकिन हर चीज़ पे लिमिटेशन नहीं लगा देंगे ना, उनको आज़ादी भी तो देंगे। तो आज़ादी दिया गया कि देखो ये रस्सी है पूरा ग्राउंड का, यहाँ पे पिच है, अगर तुम मारते हो और डायरेक्ट इसके इधर बॉल गिरता है तो उसको बोला जाएगा छक्का, अगर टप्पा खा के जाता है तो उसको बोला जाएगा 4 रन, और अगर तुम दौड़ के रन लेते हो तो 2 रन ले सकते हो, 3 रन ले सकते हो, 1 रन ले सकते हो, 4 रन भी दौड़ के ले सकते हो। ठीक है, ये तुमको आज़ादी मिलता है। तुमको क्या आज़ादी मिलता है कि तुमको पावर प्ले दिया जाएगा। पावर प्ले में 2 ही खिलाड़ी या 1 ही खिलाड़ी जो है वो बाहर में रहेगा, तो तुम बिना डर के खेल सकते हो बॉल को। तो सरकार को भी पावर प्ले चाहिए। सरकार को लिमिटेशन तो लगा दिया, लेकिन सरकार को कुछ आज़ादी चाहिए काम करने के लिए, अदरवाइज सरकार काम कैसे कर पाएगी। अब प्रॉपर्टी को लेकर कुछ काम करे, सड़क बनाना है ना, और सरकार क्या बोली कि भाई सड़क बनाने के लिए कुछ ज़मीन चाहिए। अब पब्लिक क्या है, पब्लिक बोले कि हम ज़मीन नहीं देंगे, अपना बगल वाले का लो, बगल वाला बोला हम भी नहीं देंगे, बगल वाले का लो। अब ये अगल बगल के खेल में क्या होगा, सड़क ही नहीं बनेगा। ठीक है, सरकार अगर लेगी सड़क ज़मीन तो पब्लिक जो है वो कोर्ट में चला जाएगा, हाई कोर्ट में चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हाँ भाई प्रॉपर्टी का राइट तो राइट है। तो यहां पे आता है कि सरकार को आज़ादी मिली है कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट का काम करना है तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। अब अगेन वही कि डिटेल इसका जो प्रोविज़न है, निटी-ग्रिटी कि 70% खेती वाला लेना है या 50% खेती वाला लेना है, कितना का कंसेंट लेना है, प्राइवेट पार्टी अगर पीपीपी मॉडल का है, प्राइवेट पार्टी वाला अगर बना रहा है तो कितना का कंसेंट लेना है गांव वाले का, और अगर सरकारी है तो कितना का कंसेंट लेना है कि नहीं लेना है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, कहीं जंगल झाड़ अगर कट रहा है तो कैंपा फंड बनाया गया है। तो ये चीज़ें निटी ग्रिटी है जो आप धीरे धीरे बाद में धीरे धीरे समझते रहेंगे, न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको पता चलेगा। बट मेन चीज़ यहाँ पे जो समझना था कि सरकार पे अगर लिमिट है तो वही कॉन्स्टिट्यूशन सरकार को पावर प्ले भी देती है कि खुल के खेलो, मारो छक्का 5 ओवर 10 ओवर। ठीक है, तभी तो स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, और ये क्यों किया जाता है, जैसे वहां टीम का एस्पिरेशन है, जीतना है कि भाई 400 रन बना दो, 4000 रन बना दो साले को। ठीक है, तो उसी तरह से सरकार को बोला गया है कि जो सोसाइटी का एस्पिरेशन है कि हम डेवलप कर जाए, हमारे यहाँ बहुत बेहतरीन कॉलेजेज हों, ठीक है, जहाँ दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आए, हमारे यहाँ कोई भी गरीब ना हो, हमारे यहाँ कोई भी विमेन और मेन में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हमारे यहाँ शराब का इशू ना हो कि शराब पी के अपना टाइम खराब कर रहे हैं और लीवर खराब कर रहे हैं और समाज को भी खराब कर रहे हैं, हमारे यहाँ कोई इलीगल काम ना हो। तो इन चीज़ों के लिए क्या है, तो इन चीज़ों के लिए सरकार को पावर प्ले छूट दिया जाता है, और वो भी कहाँ लिखा गया है, तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ठीक है, most of the older constitution limited themselves largely to allocating decision making power and setting some limit to government power। मतलब जो पुराने कॉन्स्टिट्यूशन है, पुराने ख्यालात वाले, तो वो क्या करते हैं, लिमिट पुट कर दिए और कुछ नियम बना दिए। लेकिन 20th सेंचुरी का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखेंगे, और खासकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस प्लैनेट, मोस्ट ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस प्लैनेट, mesmerizing constitution, no other nation, no other country have such beautiful constitution जो कि भारत का है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान है। तो 20th सेंचुरी का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इस चीज़ से कि सिर्फ डिसीजन मेकिंग पावर लोकेट करना है, लिमिट करना है, इस चीज़ से आगे बढ़ता है। और उसमें सबसे आगे खड़ा कौन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। हर चीज़ डिटेल में बताया हुआ, हर चीज़ बताया गया है, और जो चीज़ नहीं बताया गया है उसके लिए आप समझिए एक तरह से कि ब्लैंक पेज छोड़ दिया गया है कि समय के हिसाब से इवॉल्व कर जाओ, अडॉप्ट कर जाओ, और इसीलिए लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है समय के नीड को पूरा करने के लिए, सोसाइटी के एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए। इनेबलिंग फ्रेमवर्क दिया गया है पॉजिटिव थिंग्स को करने के लिए, वही जो हम पीछे बात कर रहे थे, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन और नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो पॉजिटिव एक्शन कुछ सरकार को लेना है, रिजर्वेशन देना है, ये इनेबलिंग फ्रेमवर्क है। अगर लिमिटेशन पुट किया गया है तो इनेबल भी किया गया है। अगर वो रन आउट वाला और आउट वाला नियम बताया गया है तो पावर प्ले वाला भी नियम बताया गया है, और ये है पावर प्ले, डीपीएसपी। ठीक है, फंडामेंटल राइट अगर लिमिट करता है तो डीपीएसपी इनेबल करता है सरकार को। डीपीएसपी पावर प्ले है सरकार के लिए, स्टेट के लिए, पार्लियामेंट के लिए।
पॉजिटिव थिंग्स को करने के लिए, टू फुलफिल द एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाना है, इनोवेटिव काम करना है, ठीक है। हमारा जो डीपली इंट्रेंस्ड इनइक्वालिटी है उसको खत्म करना है। कैसे खत्म होगा? तो किसी के पास बहुत जमीन है, किसी के पास जमीन नहीं है, तो थोड़ा सा लेके और सब जो लैंडलेस है उनके बीच में बांटना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं लैंड रिफॉर्म। आज़ादी के बाद सबसे पहले यही करने की कोशिश की गई थी। तो अगर सरकार को अगर इंपावर नहीं किया जाएगा, स्टेट को इंपावर नहीं किया जाएगा, तो ये नहीं हो पाएगा। अभी सरकार के पास बहुत पैसा है, ठीक है, तो उस पैसे में से क्या करता है? सरकार सब्सिडी देता है, सरकार अलग अलग स्कीम्स बना के आता है, विमेन के लिए, बच्चों के लिए, मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए, वल्नरेबल्स के लिए, ठीक है। तो ये क्या है? इनेबलिंग प्रोविजन है जिसके वजह से कर पा रहे हैं, डीपीएसपी के वजह से कर पा रहे हैं, ठीक है। ये है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्ट करता है किसको? सरकार को, कि तुम्हें क्या करना चाहिए इस समाज को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर स्थिति में लाने के लिए, ठीक है। पॉज करके इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 39 बहुत फेमस और बहुत खूबसूरत आर्टिकल है, इसको तो आगे फिर पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये जब हम लोग लक्ष्मीकांत का वीडियो करेंगे तो उसमें इस चीज़ को और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं कि इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट होना चाहिए मेन और वीमेन में। कितना खूबसूरत आर्टिकल लिखा गया, आर्टिकल 39 सब क्लॉज डी, ठीक है। वर्कर्स का ध्यान देना है, चिल्ड्रंस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में ए में डाल दिया गया कि भाई 14 साल से कम का बच्चा है तो उसको फंडामेंटल राइट है कि आपको बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना चाहिए। और इसीलिए सरकारी स्कूल आप देखते हैं, सब शिक्षा अभियान आप देखते हैं, आंगनवाड़ी स्कीम देखते हैं, है ना। ये कहाँ से आता है? ये यहाँ से आता है। सरकार को इनेबलिंग प्रोविजन मिला हुआ है, ताकत मिला हुआ है। कौन दिया? कॉन्स्टिट्यूशन। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन जो लिमिट किया था वही सरकार को इनेबल भी कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। कास्ट फ्री सोसाइटी बनना है तो बनाना पड़ेगा भाई कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, आप नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, पॉजिटिव कर सकते हैं, ठीक है। इनेबल करना है, इंपावर करना है। साउथ अफ्रीका में देखिए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था तो सरकार ने रेसिज्म को खत्म करने के लिए यही काम किया, ठीक। तो ये बातें हैं। Constitution may enshrine the aspiration of society. Each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of क्या? मिनिमल डिग्निटी एंड सोशल सेल्फ रेस्पेक्ट। मिनिमल डिग्निटी होना चाहिए और सोशल सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, मिनिमल मटेरियल वेलबिंग होना चाहिए, ठीक है। और तभी बेरोजगारी भत्ता मिलता है, तभी वृद्धा पेंशन योजना से वृद्धा पेंशन मिलता है। मिनिमल वेलबिंग है। सर्दी के दिनों में जिनके पास घर नहीं है तो उनके लिए रैन बसेरा बनाया जाता है, ये सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं तो ये लोग कहाँ सोएंगे। और शीतलहर जब चलेगा तो इनकी तबीयत खराब होगी और बहुत लोग मरते हैं, जो कि हम अखबार में पढ़ते भी हैं। बच्चे हैं जो गरीब हैं वो कहाँ से पढ़ेंगे? जो अमीर है, जिनके पास पैसा है, जिनके गार्जियन जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं। बट जो 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 अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पिता मजदूर है, लेबर, वो कहाँ पढ़ेंगे? उनके लिए सब शिक्षा अभियान लाया गया। उन्हीं के लिए आर्टिकल 21 क्लॉज ए में ये डाला गया, आर्टिकल 39 से निकाल के, कि बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल राइट होना चाहिए। और पेरेंट्स का फंडामेंटल ड्यूटी ये डाल दिया गया कि आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है। चाइल्ड लेबर को बैन किया गया, गैर कानूनी बनाया गया, इसके लिए जेल का पनिशमेंट दिया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लाया गया कि भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए। और सिर्फ भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए नहीं, कैसे लोग को इंसेंटिवाइज किया गया कि बेटी होगी तो आप घबराइए मत, बेटी को पढ़ाइए, बेटी को बचाइए। सुकन्या समृद्धि योजना लाया गया, बेटी के नाम पे पैसा आप जमा करेंगे तो 15 साल 20 साल के बाद मैच्योर होगा और ज़्यादा पैसा मिलेगा। बेटी के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर करेंगे तो स्टाम्प ड्यूटी कम लगेगा। बेटी के नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हैं तो सरकार की तरफ से जो भी टैक्स वैक्स लगता है वो कम लगेगा। स्टार्टअप शुरू करते हैं और लड़की उसमें अगर होती है, कोई फीमेल मेंबर होती है, तो उसको बहुत सारा अलग से बेनिफिट मिलता है। स्टैंड अप इंडिया अलग से स्कीम लाया गया जिसमें कि विमेन और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से प्रोविजंस दिया गया है। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो सरकार को इनेबल करना पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स लेने के लिए। ये पॉजिटिव वर्ड बस ऐसे ही नहीं लिखा गया, जहाँ कहीं भी आंसर लिखना तो वहाँ यूज़ करना है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, नेगेटिव सेक्युलरिज्म, पॉजिटिव वेलफेयर है ना। नेगेटिव वेलफेयर भी हो सकता है कि बिना मतलब का सब्सिडी देते जा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, सब्सिडी दे रहे हैं, जो अमीर है उसी को सब्सिडी दे दी है ना। कोई कॉर्पोरेट है 20,000 करोड़ का मालिक है और उसी को टैक्स में बेनिफिट दे दिए, तो नेगेटिव वेलफेयरिज्म हो गया ना, कि जिसको जरूरत नहीं था उसको मिल गया। पॉजिटिव वेलफेयरिज्म क्या है? ये पॉजिटिव वेलफेयरिज्म है। पॉजिटिव वेलफेयरिज्म ये है उज्ज्वला स्कीम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सब शिक्षा अभियान है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। ये देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाकी सारे एस्टीम्ड ऑनरेबल मेंबर्स जो कि इलेक्ट होके गए थे, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है।
तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो है वो एक नायाब तस्वीर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, लीडर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन ये अम्बेडकर जी और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हैंड ओवर कर रहे हैं, ये साइन किया जा रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये राजकुमारी अमृता कौर है जो पहली हेल्थ मिनिस्टर भी थी इंटरिम गवर्नमेंट में। ठीक है, तो अगर कहीं पे आपको फीमेल मेंबर के बारे में लिखना हो तो ये भी लिखेंगे कि इंडिया कितना इंक्लूसिव था, कि देखिए फीमेल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत सारी फीमेल मेंबर थी, उनका एक लिस्ट बनाइए और उनके द्वारा किए गए कामों का लिस्ट बनाइए और एग्जाम में उसको यूज़ कीजिए। बाबू जगजीवन नाम है, ठीक है, लेबर मिनिस्टर भी रहे हैं। और मीरा कुमारी जो है इनकी बेटी है, IAS ऑफिसर रह चुकी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रही हैं और स्पीकर का भी पोस्ट उन्होंने संभाला है। ये बाबू जगजीवन नाम है और मतलब प्यार से इनको और इनके 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 रेस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए इनको बाबू बुलाया था, तो बाबू जगजीवन नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। ठीक है, चलिए, तो ये फोर्थ फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हो गया? टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। ठीक है, ठीक है, प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब सरकार को इनेबल करती है कि भाई इनको अधिकार मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट ओनली रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, ये सरकार को पावर भी देती है, किस लिए? कलेक्टिव गुड के लिए, कि सबका भला हो, कलेक्टिव वेलफेयर के लिए, पॉजिटिव वेलफेयर के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका देखिए, पढ़ लीजिए इसको। केस ऑफ इंडोनेशिया है कि भाई वहाँ जो भी डेस्टिट्यूट बच्चे हैं, पुअर चिल्ड्रन हैं, तो उसके पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी किस पे है? तो सरकार पे है। ठीक है, तो ये केस स्टडी है, इसको आप रख सकते हैं याद और कहीं पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? तो हमें और आपको फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। हमारे पास देखिए बहुत सारा आइडेंटिटी, आपकी पहचान क्या आपसे पूछा जाएगा तो हो सकता है आप फीमेल होंगे, हो सकता है आप मेल होंगे, आपका एक एज ग्रुप होगा, आपका एक लैंग्वेज होगा, वो आइडेंटिटी होगा कि आप मगही बोलते होंगे, मैथिली बोलते होंगे, संथाली बोलते होंगे, या आप उर्दू बोलते होंगे, या हो सकता है कन्नड़ा बोलते होंगे, या हो सकता है कि आप हरियाणवी बोलते होंगे। फिर एक लैंग्वेज आइडेंटिटी है कि आप हिंदी बोलते हैं, है ना। उसके बाद एक और लैंग्वेज आइडेंटिटी है कि इंग्लिश बोलते हैं। रीजनल आइडेंटिटी है किस स्टेट से हैं। तो ये सारा आइडेंटिटी है। फिर कास्ट का आइडेंटिटी है, रिलीजन का आइडेंटिटी है, आप किस कास्ट से, किस कम्युनिटी से आते हैं, किस रिलीजन से आते हैं, ये सब कुछ आइडेंटिटी है। लेकिन आप बताइए कि एक इतना बड़ा भारत देश है, उसमें इतनी छोटी 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 आइडेंटिटीज़ को अगर एकदम कस के होल्ड करके रखा जाए तो आपको नहीं लगता कि केओस हो जाएगा और लड़ाई झगड़ा हो जाएगा? इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, एक फंडामेंटल आइडेंटिटी, मौलिक आइडेंटिटी हम लोगों को देती है। और वो आइडेंटिटी क्या है? कि वी आर इंडियन, हम सब भारतीय हैं, वी आर इंडियन सिटीजन्स हु हैव सम फंडामेंटल राइट्स, सम फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही एक कलेक्टिव एंटिटी बनेंगे, नहीं तो ये जो इतना सारा छोटा छोटा आइडेंटिटी है वो एक में समाहित कैसे होगा? तो ये काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है कि सबको एक आइडेंटिटी दे देता है और बोलता है कि हम सब भारतीय हैं, इंडियन हैं। वन हैज मेनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज दैट एग्जिस्ट प्रायर टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो आइडेंटिटी क्या हो सकता है? धर्म का आइडेंटिटी है, लेकिन देखिए एक ही झंडे के तले हैं, यूनिटी ऑफ इंडिया। ये जो बच्चे दौड़ रहे हैं, कोई किसी कम्युनिटी, कोई किसी कास्ट, कोई किसी रिलीजन का होगा, कोई अमीर घर से होगा, कोई गरीब घर से होगा, कोई खेत के मालिक का बच्चा होगा, कोई उसी खेत में काम करने वाले लेबर का बच्चा होगा, लेकिन सारे उसी पगडंडी से दौड़ रहे हैं और एक पहचान लेके, वो क्या है? वी आर इंडियन। ठीक है, नेशन फर्स्ट, ऑलवेज फर्स्ट। क्या क्या आइडेंटिटी है हमारा? देखिए, जेंडर के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, जस्ट अ सेकेंड, इथनिसिटी के बेसिस पे, सब इतना सारा आइडेंटिटी है। इसको आप पॉज करके देख लीजिए, कितना सारा आइडेंटिटी है। बट इन सब आइडेंटिटी के ऊपर एक आइडेंटिटी दिया गया, दैट इज इंडियन, इंडियन सिटीजन। ठीक है, बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी दिया गया, ओवर आर्किंग आइडेंटिटी दिया गया। ठीक है, हमारा एक मोरल आइडेंटिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, कोई ऐसा आइडेंटिटी, इंडिया वैसा जर्मनी जैसा कंट्री नहीं है कि जर्मन रेस वाले हैं, जर्मन इथनिसिटी वाले हैं तो वो
जर्मनी कहला गया। यूरोप में देखिए बाल्कनाइजेशन ऑफ यूरोप, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री अगर आपको आप पढ़ें तो उसमें आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए कितना सारा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई सुन्नी है कोई शिया है तो लड़ाई चल रहा है। ये आइडेंटिटी नहीं हो सकता। आइडेंटिटी एक होना चाहिए था इराकी, कि हम लोग सब इराकी नेशनल है, लेकिन नहीं, क्या चल रहा है तो कोई कुर्द कम्युनिटी से है, कोई सुन्नी कम्युनिटी से है, कोई शिया कम्युनिटी से, और क्या हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। और आज तक इराक का हाल देख लीजिए क्या है। और इतना लड़ाई हुआ कि बाहर से यूएसए जो है वो आके हमला कर दिया, है ना, मार के बर्बाद कर दिया इन लोग को। तो ये चीज है, हिटलर का हॉलोकॉस्ट, नाजी जर्मनी, ठीक, ये होता है। लेकिन इंडिया में क्या है ये देख लीजिए, हमारे देश में ये है। बुरी चीजें होती हैं, आती हैं, तस्वीरें आती हैं, न्यूज आता है, बट हमारे देश में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे ये, ठीक है, नाजी जर्मनी अंदर ज्यूस का होलोकॉस्ट, गैस चैम्बर, ये सब हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो 5वां है कि आप सिटीजन को, हम सिटीजन को, आपके मेरे जैसे लोगों को क्या मिलता है, तो एक बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 था, इसके बाद पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। जो भी लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इसको अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, एक बार में ना समझ में आया तो दोबारा देखिए और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू वेरी मच।